नमस्कार और स्वागत है आज की हमारी इस चर्चा में। आज हम दक्षिण पूर्व एशिया के एक बहुत ही अहम और दिलचस्प समूह पर गहराई से बात करने वाले हैं, आसियान। नमस्कार। बिल्कुल। आसियान एक ऐसा विषय है जिस पर जितनी बात की जाए कम है, और खासकर आज की दुनिया में तो इसकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। हाँ, और देखिए हमारे पास इसके लिए आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ नाम के दस्तावेज से कुछ जानकारी है। जी तो इसी के आधार पर आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आसियान आखिर है क्या, जी ये बना कैसे, इसके पीछे की सोच क्या थी, क्या हासिल किया है इसने अब तक, और आजकल क्या मुश्किलें हैं इसके सामने। सही बात है। और जैसा कि दस्तावेज भी इशारा करता है, ये कहानी अपने आप में बड़ी दिलचस्प है कि कैसे शीत युद्ध के उस तनाव भरे माहौल में हाँ, ये विकासशील देशों का समूह न सिर्फ बना, बल्कि दुनिया के सबसे कामयाब क्षेत्रीय संगठनों में से एक बन गया। ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल। तो यहीं से बात शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एकदम बुनियादी सवाल, ये आसियान है क्या? मतलब कौन से देश हैं इसमें? आसियान यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, या दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ। हम्म, जैसा नाम से ही पता चलता है, ये दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों का एक संगठन है। 10 देश? जी 10। ये है ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। हम्म, इन देशों ने मिलकर क्षेत्रीय सहयोग, आर्थिक तरक्की और एक तरह से कहें तो सामूहिक सुरक्षा के लिए ये मंच बनाया है। अच्छा। मतलब ये सिर्फ कोई ट्रेड ब्लॉक या मिलिट्री अलायंस नहीं है, बल्कि एक ऐसा परिवार है जहां सदस्य देश मिलकर अपनी साझी समस्याओं और मौकों पर बात करते हैं। 10 देश ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। और जैसा स्रोत में बताया गया है, ये देश भी आपस में बहुत अलग है। हाँ, बहुत ज्यादा। साइज में, आबादी में, कल्चर में, सरकार चलाने के तरीके में, और कौन कितना विकसित है इसमें भी। मतलब सिंगापुर जैसा अमीर देश भी है, तो लाओस और म्यांमार जैसे कम विकसित देश भी। बिल्कुल। और यही विविधता आसियान की खासियत भी है और चुनौती भी। आप देखिए, इसमें दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश इंडोनेशिया है। हाँ, तो बौद्ध बहुल देश भी है, थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम। ईसाई बहुल फिलीपींस भी है, और एक छोटा सल्तनत ब्रुनेई भी। हाँ, कहीं राजशाही है, कहीं गणराज्य, कहीं कम्युनिस्ट शासन, कहीं सैन्य प्रभाव वाली सरकारें। ये दिखाता है कि दक्षिण पूर्व एशिया कितना रंगीन और पेचीदा है। तो फिर इतने अलग अलग देश एक साथ आए कैसे? इसकी कहानी क्या है? स्रोत बताता है कि शुरुआत शीत युद्ध के दौरान हुई। हाँ, इसकी जड़ें इतिहास में हैं। आसियान की औपचारिक स्थापना हुई 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक, थाईलैंड में। 1967। जी। लेकिन इसकी नींव रखने वाले सिर्फ 5 देश थे: इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। इन्होंने बैंकॉक घोषणा पत्र पर दस्तखत किया। सिर्फ 5? हाँ, शुरू में सिर्फ 5। उस समय का माहौल समझिए जरा। वियतनाम युद्ध चल रहा था, चीन में सांस्कृतिक क्रांति हो रही थी, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच खींचतान एकदम चरम पर थी। तनाव का माहौल था। बहुत ज्यादा। तो इन दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को डर था कि कहीं वे इन बड़ी शक्तियों के अखाड़े न बन जाएं। साथ ही देशों के बीच आपसी सीमा विवाद भी थे, और अंदरूनी कम्युनिस्ट विद्रोह का खतरा भी मंडरा रहा था। अच्छा, तो बाहरी और अंदरूनी दोनों तरह के खतरे थे उस समय। जैसा आपने कहा, इन 5 देशों के अपने आपसी रिश्ते भी तो शायद बहुत अच्छे नहीं थे। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच तो वो टकराव भी हुआ था कुछ साल पहले, जिसे कॉन्फ्रंटासी कहते हैं। जी हाँ, कॉन्फ्रंटासी। वो फिर फिलीपींस का सभा पर दावा, सिंगापुर का मलेशिया से अलग होना, ये सब हाल की ही घटनाएं थीं। लेकिन शायद इसी आपसी अविश्वास और बाहरी खतरे ने उन्हें ये एहसास दिलाया कि भाई अकेले रहने से बेहतर है मिलकर एक तरह की ढाल बनाई जाए। उनका मुख्य मकसद था कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता लाई जाए, ताकि वे अपने आर्थिक विकास पर ध्यान दे सकें। देखिए, इससे पहले भी क्षेत्रीय सहयोग की कोशिशें हुई थीं। हाँ। जैसे एएसए और मैफिलिंडो। अच्छा। हाँ, पर वो सफल नहीं हो पाई थीं। तो आसियान एक तरह से उन असफलताओं से सबक लेकर बनाया गया था। और बाकी 5 देश फिर बाद में कैसे जुड़े? क्या शीत युद्ध खत्म होने का इसमें कोई रोल था? हाँ, बिल्कुल।
स्रोत के मुताबिक ब्रूनेई तो 1984 में आजाद होते ही शामिल हो गया। अच्छा, तुरंत? जी। फिर जब शीत युद्ध खत्म हुआ और वियतनाम कंबोडिया से हटा तो माहौल काफी बदला। वियतनाम जो पहले एक तरह से विरोधी खेमे में माना जाता था, हाँ। वो 1995 में शामिल हुआ। ये एक बहुत बड़ा कदम था। इसने शीत युद्ध के दौर की जो दरारें थीं उन्हें पाटने का काम किया। फिर 1997 में लाओस और म्यांमार शामिल हुए और सबसे आखिर में कंबोडिया अंदरूनी सुलह के बाद 1999 में सदस्य बना। तो ये विस्तार धीरे धीरे हुआ जैसे जैसे क्षेत्र की राजनीतिक परिस्थितियां बदलती गईं। तो मतलब शुरुआत डर और असुरक्षा से हुई, लेकिन धीरे धीरे सहयोग और विकास पर फोकस बढ़ता गया। इसके मुख्य उद्देश्य क्या तय किए गए थे फिर? स्रोत कहता है आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना। हाँ। बैंकॉक घोषणा पत्र में 3 मुख्य स्तंभों का जिक्र है। पहला, आर्थिक विकास, मतलब व्यापार, निवेश, पर्यटन को बढ़ाकर अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करना। ठीक है। दूसरा, सामाजिक प्रगति, जीवन स्तर सुधारना, गरीबी कम करना, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना। और तीसरा, सांस्कृतिक विकास, सदस्य देशों के बीच आपसी समझ और पहचान को बढ़ावा देना। और शांति। हाँ, इनके साथ ही क्षेत्रीय शांति और स्थिरता बनाए रखना हमेशा से एक बुनियादी लक्ष्य रहा है। और ये सब होना था संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों पर, जैसे संप्रभुता का सम्मान, समानता, क्षेत्रीय अखंडता और सबसे महत्वपूर्ण, एक दूसरे के अंदरूनी मामलों में अहस्तक्षेप। नॉन इंटरफियरेंस, ये सिद्धांत और वो जो आम सहमति से फैसले लेने का तरीका है जिसे आसियान वे कहते हैं, ये काफी अनोखा लगता है। ये काम कैसे करता है असल में? आसियान वे, हाँ, ये असल में बातचीत, सलाह मशवरे और आम सहमति से निर्णय लेने की एक प्रक्रिया है। आम सहमति मतलब कोई भी बड़ा फैसला तभी लिया जाता है जब सभी 10 सदस्य देश सहमत हों। कोई वोटिंग नहीं होती। कोई वोटिंग नहीं? जी नहीं। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि किसी भी सदस्य को, खासकर छोटे देशों को, ये ना लगे कि उन पर कोई फैसला थोपा जा रहा है। ये आपसी सम्मान और संप्रभुता के सिद्धांत को दिखाता है। और इसकी जड़ें शायद इस क्षेत्र के पारंपरिक संस्कृतियों में भी हैं, जहां सीधे टकराव से बचा जाता है और बीच का रास्ता निकालने पर जोर दिया जाता है। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, मतलब सबको साथ लेके चलने वाली बात। लेकिन क्या इससे फैसले लेने में बहुत देर नहीं लगती, खासकर जब किसी मुद्दे पर सदस्य देशों के हित अलग अलग हों? ये बिल्कुल सही सवाल है आपका, और ये आसियान वे की सबसे बड़ी आलोचना भी है। अच्छा। आम सहमति बनाने में अक्सर बहुत समय लग जाता है और कई बार नतीजे ऐसे होते हैं जो शायद बहुत प्रभावी नहीं होते, क्योंकि वो सबसे कमजोर कड़ी के हिसाब से तय होते हैं। हम इस पर चुनौतियों वाले हिस्से में और बात करेंगे, लेकिन हाँ, ये इसकी एक, कह सकते हैं, अंतर्निहित सीमा है। ठीक है, इसे ध्यान में रखते हैं। अब आते हैं इसकी उपलब्धियों पर। स्रोत कहता है कि ये विकासशील देशों के बीच सबसे सफल क्षेत्रीय सहयोग संस्थाओं में से एक है। आर्थिक मोर्चे पर इसकी सबसे बड़ी कामयाबी क्या रही है? आपने एफ्टा का जिक्र किया था पहले। हाँ, आर्थिक एकीकरण आसियान की सबसे बड़ी सफलताओं में से एक मानी जाती है। बिल्कुल। 1992 में आसियान मुक्त व्यापार क्षेत्र यानी आफ्टा की स्थापना एक मील का पत्थर था। आफ्टा 1992? जी। इसका मुख्य उद्देश्य था सदस्य देशों के बीच व्यापार पर लगने वाले टैरिफ यानी आयात शुल्क को धीरे धीरे कम करके लगभग शून्य पर लाना। इसके लिए एक स्कीम लागू की गई थी, CEPT, कॉमन इफेक्टिव प्रेफरेंशियल टैरिफ। अच्छा। इससे सदस्य देशों के बीच व्यापार काफी बढ़ा और क्षेत्रीय उत्पादन नेटवर्क, मतलब रीजनल प्रोडक्शन नेटवर्क्स, वो विकसित हुए। सिर्फ अंदरूनी व्यापार ही नहीं, स्रोत बाहरी दुनिया के साथ समझौतों का भी जिक्र करता है, जैसे चीन के साथ FTA और RCEP। बिल्कुल। आसियान ने सिर्फ आपस में ही व्यापार नहीं बढ़ाया, बल्कि एक ब्लॉक के रूप में दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ भी रिश्ते मजबूत किए। आसियान चीन मुक्त व्यापार समझौता ACFTA वो दुनिया के सबसे बड़े मुक्त व्यापार क्षेत्रों में से एक बना। और हाल ही में 2022 में लागू हुआ क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी यानी RCEP। वो तो और भी बड़ा है। इसमें आसियान के 10 देशों के अलावा चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी शामिल हैं। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा समूह हो गया। जी हाँ, ये दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार समझौता है। दुनिया की GDP का लगभग 30% कवर करता है ये। 30%? हाँ,
और RCEP का लक्ष्य सिर्फ टैरिफ कम करना ही नहीं है, बल्कि व्यापार नियमों को आसान बनाना, सेवाओं, निवेश, ई-कॉमर्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ाना और सप्लाई चेन को मजबूत करना है। तो इन सब कदमों का नतीजा क्या रहा? स्रोत में 2022 के कुछ आंकड़े दिए गए हैं। $3.62 ट्रिलियन की संयुक्त जीडीपी और 70 करोड़ से ज्यादा आबादी। ये आंकड़े क्या बताते हैं? ये आंकड़े बताते हैं कि आसियान आज दुनिया की एक बड़ी आर्थिक ताकत है। $3.62 ट्रिलियन की जीडीपी, अगर इसे एक देश माना जाए तो ये दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनती है। 5वीं? जी, और 70 करोड़ से ज्यादा की आबादी, जो यूरोपियन यूनियन से भी ज्यादा है। अच्छा। हाँ, ये इसे एक बहुत बड़ा बाजार बनाती है। यहाँ एक युवा और बढ़ती हुई मिडिल क्लास है जो उपभोग और निवेश के लिए बहुत आकर्षक है। इन आर्थिक समझौतों और एकीकरण की वजह से इस क्षेत्र ने पिछले कुछ दशकों में बहुत तेज आर्थिक विकास देखा है और लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और यूरोप से ज्यादा आबादी, ये तो वाकई प्रभावशाली है। लेकिन जैसा आपने पहले इशारा किया था, क्या इस आर्थिक तरक्की का फायदा सभी सदस्य देशों को बराबर मिला है? मतलब सिंगापुर और लाओस की प्रति व्यक्ति आय में तो जमीन आसमान का फर्क है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दा है और ये हमें सीधे आसियान की चुनौतियों की ओर ले जाता है। स्रोत भी इस आर्थिक असमानता को एक बड़ी चुनौती मानता है। सिंगापुर और ब्रुनेई बहुत अमीर हैं। मलेशिया, थाईलैंड मध्यम आय वाले देश हैं। वियतनाम, फिलीपींस तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कंबोडिया, लाओस और म्यांमार अभी भी काफी पीछे हैं। हाँ, ये अंतर तो बहुत बड़ा है। जी, और इस गहरी खाई को पाटना आसियान के लिए बहुत मुश्किल काम है। इससे न केवल सामाजिक तनाव पैदा होता है, बल्कि एकीकृत नीतियां बनाना भी कठिन हो जाता है, क्योंकि हर देश की जरूरतें और क्षमताएं काफी अलग-अलग होती हैं। आर्थिक असमानता के अलावा और कौन सी बड़ी चुनौतियां हैं जिनका जिक्र स्रोत में है? दूसरी बड़ी चुनौती है कुछ सदस्य देशों में राजनीतिक अस्थिरता और शासन प्रणाली में अंतर। अच्छा। लोकतंत्र, अर्धलोकतंत्र, कम्युनिस्ट शासन, सैन्य प्रभाव, ये जो विविधता है, ये कई बार अंदरूनी तनाव का कारण बनती है। मिसाल के तौर पर म्यांमार का संकट। हाँ, म्यांमार इस समय आसियान के लिए एक बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। 2021 के सैन्य तख्ता पलट के बाद से वहां गृह युद्ध जैसी स्थिति है और मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन हो रहा है। आसियान ने वो 5 पॉइंट कंसेंसस यानी 5 सूत्रीय सहमति बनाई थी, लेकिन म्यांमार की सैन्य सरकार ने उसे लागू करने में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई है। तो फिर आसियान कर क्या पा रहा है? यहीं पर वो अहस्तक्षेप का सिद्धांत और आम सहमति की जरूरत आड़े आ जाती है। ये आसियान को कोई ठोस कदम उठाने से रोक रही है और इससे संगठन की एकता और प्रभावशीलता पर सवाल उठ रहे हैं। हाँ, ये म्यांमार संकट वाकई एक बड़ा उदाहरण है कि कैसे आसियान वे की सीमाएं सामने आ जाती हैं। स्रोत में क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों का भी जिक्र है, जैसे दक्षिण चीन सागर विवाद। हाँ, दक्षिण चीन सागर ये एक और बहुत जटिल मुद्दा है। यहाँ चीन अपने ऐतिहासिक दावों के आधार पर लगभग पूरे समुद्री क्षेत्र पर अपना हक जताता है, जबकि आसियान के 4 सदस्य देश वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया और ब्रुनेई, इनके भी अपने अपने दावे हैं जो चीन के दावों से टकराते हैं। और ये रास्ता बहुत महत्वपूर्ण है व्यापार के लिए। बिल्कुल, ये दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक है। इसलिए यहाँ कोई भी तनाव पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। चीन के बढ़ते सैन्य दबदबे के सामने आसियान एक एकजुट और मजबूत आवाज उठाने में संघर्ष कर रहा है। क्यों? क्योंकि सभी सदस्य देशों के चीन के साथ अलग-अलग तरह के आर्थिक और राजनीतिक रिश्ते हैं। कोई भी चीन को नाराज नहीं करना चाहता शायद। अच्छा। तो एक आचार संहिता मतलब कोड ऑफ कंडक्ट बनाने की कोशिशें सालों से चल रही हैं, लेकिन प्रगति बहुत धीमी है। तो आर्थिक असमानता, राजनीतिक अस्थिरता जैसे म्यांमार का मुद्दा, बाहरी दबाव जैसे दक्षिण चीन सागर में चीन, और इन सब से निपटने में वो आम सहमति वाली प्रक्रिया की सीमाएं, ये सब मिलकर आसियान के लिए एक मुश्किल तस्वीर पेश करते हैं। बिल्कुल, ये दिखाता है कि आसियान को अपनी सफलताओं के साथ साथ गंभीर चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है। वो आसियान वे जो संगठन को जोड़ने वाली गोंद मानी जाती थी, वही कई बार उसके पैरों की बेड़ी भी बन जाती है, खासकर जब तेजी से बदलते और संकट भरे माहौल में तुरंत और प्रभावी कार्रवाई की जरूरत हो।
तो इन सब चुनौतियों को देखते हुए क्या हम कह सकते हैं कि आसियान आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना पहले था? इसका महत्व क्या है आज की दुनिया में? मेरे विचार में, और जैसा कि स्रोत भी संकेत देता है, चुनौतियों के बावजूद आसियान की प्रासंगिकता कम नहीं हुई है, बल्कि शायद और बढ़ गई है। अच्छा, कैसे? देखिए, कुछ कारण हैं। पहला, आर्थिक केंद्र। यह अभी भी दुनिया का एक प्रमुख आर्थिक विकास केंद्र और निवेश का ठिकाना है। RCEP जैसे समझौते इसकी आर्थिक प्रासंगिकता को और बढ़ाते हैं। ठीक है। दूसरा, कूटनीतिक मंच। ये दक्षिण पूर्व एशिया में शांति और संवाद का सबसे महत्वपूर्ण मंच बना हुआ है। आसियान की जो बैठकें होती हैं, जैसे ईस्ट एशिया समिट, आसियान रीजनल फोरम, हाँ, सुना उनके बारे में। हाँ, उनमें अमेरिका, चीन, रूस, भारत, जापान जैसी बड़ी शक्तियां भी शामिल होती हैं। ये इन बड़ी शक्तियों को एक साथ लाने और बातचीत करने का एक दुर्लभ मंच प्रदान करता है, जो तनाव कम करने में मददगार हो सकता है। इसे अक्सर कन्वीनिंग पावर कहते हैं। कन्वीनिंग पावर मतलब सबको एक मेज पर लाने की क्षमता। जी। तीसरा, क्षेत्रीय मुद्दे। सदस्य देश मिलकर सीमा पार अपराध, आतंकवाद, समुद्री सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और हाल ही में सार्वजनिक स्वास्थ्य जैसे कोविड-19 के दौरान समन्वय, इन जैसी साझी चुनौतियों से निपटने की कोशिश करते हैं। और चौथा, बैलेंसिंग एक्ट। छोटी और मध्यम शक्तियों के इस समूह के रूप में आसियान बड़ी शक्तियों की प्रतिद्वंदिता के बीच एक हद तक संतुलन बनाने और अपनी स्वायत्तता बनाए रखने की कोशिश करता है। तो आप कह रही हैं कि भले ही इसमें कमियां हों, लेकिन ये इस क्षेत्र के लिए और बड़ी शक्तियों के साथ बातचीत के लिए एक अनिवार्य ढांचा बना हुआ है। हाँ, बिल्कुल। ये कोई आदर्श संगठन नहीं है और इसकी अपनी सीमाएं हैं, जैसा हमने बात की। लेकिन दक्षिण पूर्व एशिया जैसे विविधतापूर्ण और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र में ये संवाद, सहयोग और स्थिरता बनाए रखने का शायद सबसे व्यावहारिक और टिकाऊ तरीका साबित हुआ है। ये इन देशों की साझी पहचान और भविष्य की आकांक्षाओं का प्रतीक है। तो चलिए आज की इस गहरी बातचीत को समेटते हैं। हमने देखा कि आसियान कैसे शीत युद्ध की अनिश्चितताओं के बीच पैदा हुआ, कैसे 5 देशों से बढ़कर 10 देशों का एक बड़ा परिवार बना। जी। हमने इसके आर्थिक, सामाजिक और शांति स्थापना के लक्ष्यों को समझा, एफ्टा और RCEP जैसी आर्थिक सफलताओं पर बात की, जिनकी बदौलत ये आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। लेकिन हमने इसकी चुनौतियों पर भी गौर किया। सदस्य देशों के बीच भारी आर्थिक अंतर, म्यांमार संकट जैसी राजनीतिक अस्थिरता, दक्षिण चीन सागर जैसे जटिल सुरक्षा मुद्दे, और इन सब से निपटने में आसियान वे की वो धीमी और कभी-कभी निष्प्रभावी लगने वाली प्रक्रिया। संक्षेप में कहूँ तो आसियान एक जटिल, बहुआयामी और लगातार विकसित हो रहा संगठन है। ये अपनी विविधता में एकता खोजने का एक निरंतर प्रयास है। इसने क्षेत्रीय सहयोग में महत्वपूर्ण प्रगति की है और दक्षिण पूर्व एशिया को शांति और समृद्धि की राह पर लाने में अहम भूमिका निभाई है। हालांकि अभी भी कई बड़ी बाधाएं पार करनी बाकी हैं। कह सकते हैं कि ये एक सफल प्रयोग है, लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ है। और ये देखना वाकई दिलचस्प है कि कैसे इतने अलग-अलग इतिहास, संस्कृति और राजनीतिक व्यवस्था वाले देश आधी सदी से भी ज्यादा समय से एक मंच पर टिके हुए हैं और सहयोग कर रहे हैं, भले ही धीमी गति से ही सही। और यहीं से एक सवाल मन में आता है, जिस पर शायद हमारे सुनने वाले आगे सोच सकते हैं। जी। जिस तरह आसियान अपनी अंदरूनी जटिलताओं, मतलब विविधता, अहस्तक्षेप, आम सहमति और बाहरी दबावों, खासकर बड़ी शक्तियों की बढ़ती होड़ के बीच संतुलन साधने की लगातार कोशिश कर रहा है, क्या ये भविष्य की बहुध्रुवीय दुनिया में क्षेत्रीय सहयोग के लिए एक टिकाऊ मॉडल पेश करता है? क्या आसियान वे अपनी तमाम सीमाओं के बावजूद तेजी से बदलते वैश्विक समीकरणों में प्रासंगिक बने रहने का एक तरीका है, या फिर ये इसे पीछे धकेल देगा? बहुत ही मौजूद सवाल। क्या धीरज और संवाद पर आधारित यह क्षेत्रीय मॉडल भविष्य में कारगर रहेगा? इसी विचारणीय प्रश्न के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त